एक लड़की जो कई सालों से एक क्लिनिक पर काम कर रही थी। दोस्तों, उस लड़की की अचानक लापता हो जाती है और उस लड़की को जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, छानबीन की जाती है, तो एक लाश मिलती है। जो लाश कानपुर से 230 किलोमीटर दूर एटा ज़िले में एक कुएं में जाकर के मिलती है। और उस लाश की जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि उस लाश लड़की को मारने वाला कोई और नहीं, एक हेड कांस्टेबल पुलिस वाला होता है। जब उस पुलिस वाले को पूछा जाता है तो जो पुलिस वाला बताता है अपने मुंह जुबानी उस मर्डर की पूरी कहानी, उस बात को दोस्तों लोगों के सुनकर क्या पुलिस वालों ने खुद जो बात सुनी तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, आखिर उसने ऐसा क्या बताया उस कहानी में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सभी को नमस्कार। ये स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला लगता है कानपुर में ही रहने वाली एक शालिनी तिवारी, जो वहाँ पर एक क्लिनिक पर काम कर रही थी और उसकी अचानक रिपोर्ट जब दर्ज कराई जाती है, वहाँ से एक फ़ोन जाता है उस क्लिनिक से कि ये शालिनी तिवारी कई दिनों से गुमशुदा हैं और इनकी रिपोर्ट आप लिखें। और उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी साथ में पुलिस वालों को दिया जाता है। इधर में 8 फरवरी को ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 18 फरवरी को एक लाश मिलती है पुलिस को, यानी कि कानपुर से 230 किलोमीटर की दूर एटा ज़िले में। वहाँ पर एक कुएं में लाश मिलती है जिसमें पानी नहीं था, उससे लाश निकाली जाती है। पुलिस उसको लाती है, पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद उसको छानबीन जब की जाती है, उसके मोबाइल को ट्रेस पर डाला जाता है। तो एक नंबर जो था वो बार बार उस मोबाइल नंबर में रोज़ उसमें दिखाई देता है। पुलिस के कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर देखा जाता है। तो एक नंबर जो मनोज कुमार हेड कांस्टेबल थे उनका था, जिनकी उम्र 50 साल की थी। दोस्तों, जब उस नंबर पर फ़ोन किया जाता है, इनको बुलाया जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है, तो ये पहले तो पुलिस को इधर उधर घुमाते हैं, बरगरा करते हैं, क्योंकि ये भी स्वयं पुलिस वाले थे, ये सारी चीज़ें जानते थे। लेकिन इनको बार बार बुलाया जाता है, बार बार पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तो ये भी फंस जाते हैं और अपनी मुंह जबानी जब ये बताते हैं कि 2021 की बात है, जब ये शालिनी तिवारी का एक दोस्त था, उसकी अचानक एक्सीडेंट हो गया था। उस समय शालिनी तिवारी मदद के लिए कॉल करती हैं पुलिस को, जहां पर मनोज कुमार कांस्टेबल आते हैं और उन जो एक्सीडेंट हो गया था इनके ये दोस्त शालिनी तिवारी के दोस्त को ले जाते हैं। लेकिन इनका नंबर जो शालिनी तिवारी का था वो मनोज कुमार हेड कांस्टेबल के पास पहुंच जाता है। धीरे धीरे शालिनी तिवारी और मनोज कुमार हेड कांस्टेबल की बातें बढ़ती हैं, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, प्यार पनपता है और इनका एक दिन बहुत अच्छे तरीके से इनका प्यार पनप जाता है। अब शालिनी तिवारी को लगता है कि हमारा प्यार इतना पहुंच गया है तो अब हमें एक साथ रहना चाहिए। तो हेड कांस्टेबल इनके लिए एक रूम वहाँ पर किराए से दिलवा देते हैं और वहाँ पर शालिनी तिवारी रहने लगती हैं कानपुर में ही। जब रहने लगती हैं, ये जो हेड कांस्टेबल मनोज कुमार थे ये भी वहाँ आया करते थे और बीच बीच में यहाँ, लेकिन इनकी भी शादी हो गई थी तो इनके भी बीवी बच्चे थे, उनके पास भी ये रहते थे। लेकिन बीच बीच में ये शालिनी तिवारी के पास भी आया करते थे, उससे मिलते थे, इनके बीच में वो सारे संबंध बनते थे, शारीरिक संबंध और सब कुछ होता था। अब शालिनी तिवारी को लगने लगा था कुछ दिन बाद कि क्यों ना हमें नज़दीकियाँ, हम इतने पास आ गए हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और शालिनी तिवारी जब मनोज कुमार हेड कांस्टेबल पर प्रेशर बनाती हैं कि क्यों ना हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, अब वो समय आ गया है। मनोज कुमार सोचते हैं और परेशान होते हैं क्योंकि उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, उनके बीवी बच्चे थे, उन्हें वो छोड़ नहीं सकते थे। तो मनोज कुमार पर जब ज़्यादा प्रेशर शालिनी तिवारी से बनाया जाता है तो मनोज कुमार एक प्लानिंग करते हैं इसको शालिनी तिवारी को ठिकाना लगाने के लिए, और अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं कि यार ऐसे ऐसे एक जो लड़की है उसको ठिकाने लगाना है। वो एक जगह बता देते हैं
जहाँ पर इनको मिलना था एकांत जगह, वहाँ पर ये कार से पहले ही पहुँच जाते हैं। हेड कांस्टेबल मनोज तिवारी और एक इनके साथी थे, वो दोनों। जब शालिनी तिवारी सजती सवर के बड़ी सुंदर सारा श्रृंगार वगैरह करके बड़ी अच्छे तरीके से और वहाँ पहुँचती हैं, तो कार में पहले से ही हेड कांस्टेबल मनोज कुमार के साथ एक व्यक्ति और मिलता है। तो शालिनी को कुछ शक होने लगता है। शालिनी कार में बैठने से मना कर देती हैं, लेकिन हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और उनका साथी शालिनी तिवारी को जबरन कार में बिठाने की कोशिश करते हैं। शालिनी मना कर देती है, लेकिन इनको कार में बिठाया जाता है और वहीं पर इनकी शालिनी तिवारी को एक गमछा होता है, वहाँ पर गमछा बोला जाता है, उसको गले में डाल करके गला दबा करके इनके तब तक उसको खींचा जाता है जब तक इनके प्राण नहीं निकल जाते, इनकी आखिरी सांस नहीं बंद हो जाती। जब इनको देखा जाता है कि अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो फिर कार में डाल करके और ये मनोज कुमार इनको वहाँ से कानपुर से 230 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी कि एटा ज़िले में। रास्ते में इनको कई नाके पड़ते हैं, कई टोल पड़ते हैं, कई लोग मिलते हैं, लेकिन ये पुलिस की वर्दी में थे तो इनको कोई टोकता नहीं है और इस लाश को ले जाते हैं। रास्ते में कई लोगों को तो ये फटकार लगाते हैं, जो साधन वगैरह होते हैं इनके आगे आते हैं तो उनको एकदम उन पर डांट लगाते हैं और आगे से हटाते हैं और सीधा लेके पहुंच जाते हैं ये उसको एटा ज़िले में, जहां पर एक कुआं था, वो बिल्कुल सूखा था, उसमें पानी नहीं था। वहाँ पहुँच करके एकांत में ये एक पत्थर लेते हैं, पत्थर से उनके जो चेहरा था, उसकी शकल तबाही फेस, उसको ये मिटा देते हैं, उसको दौंच देते हैं बिल्कुल, यानी कि जिससे कोई पहचान ना सके, और उस कुएं में डाल करके और उनका मोबाइल उसी समय स्विच ऑफ करके और अपने साथी से बोलते हैं कि आप इस मोबाइल को लेके इसी समय निकल जाओ, अयोध्या पहुँचो और वहाँ पर जाके इसका स्विच ऑफ ऑन करना, जिससे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो तो पुलिस को जब 18 फरवरी को कुएं में लाश मिलती है, लाश को जब छानबीन की जाती है और इनके जो मोबाइल नंबर था उससे उसको ट्रेस पर डाला जाता है, लेकिन मोबाइल नंबर की जो लोकेशन थी वो अयोध्या में बोलती है, क्योंकि इन्होंने जो मनोज कुमार हेड कांस्टेबल थे उन्होंने चालाकी करके वहाँ स्विच ऑफ खुलवाया था। इसी बीच जब लाश कुएं में मिली, उसकी पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये किसी और की लाश नहीं, ये शालिनी तिवारी की लाश है। जब उसके मोबाइल से छानबीन की तो उसमें एक नंबर आता है जो बार बार वही नंबर आ रहा था। बस यही कारण था कि हेड कांस्टेबल इसी नंबर के कारण फंस गए थे, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार का था। जब मनोज कुमार को बुलाया जाता है, मनोज कुमार से सवाल जवाब किए जाते हैं, पूछा जाता है, तो मनोज कुमार पुलिस को गुमराह करते हैं कि नहीं, मेरा शालिनी तिवारी से कोई संबंध नहीं है, मैं शालिनी तिवारी को बिल्कुल नहीं जानता, ना ही मैं इनके बारे में मैंने कभी सुना है। लेकिन यहाँ मनोज कुमार जो हेड कांस्टेबल थे वो चतुर चालाक तो थे ही, वो सारी बातें जानते थे पुलिस की, लेकिन कहते हैं ना कि कोई न कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई तो सुराग छोड़ ही जाता है। वो मोबाइल इनके उसमें बार हर रोज़ 2 साल से जो मोबाइल नंबर बात होती थी, उसी कारण ये फंस गए। और जब पुलिस ने इन पर सख्ती से पूछा, प्रहार डाला, प्रेशर डाला, तो इनके मुंह से वो बात निकल गई जो बात नहीं निकलनी चाहिए थी। दोस्तों, जब इनके मुंह से बात खुल गई, पुलिस ने सुना कि आखिर ऐसा क्या था, आपने शालिनी तिवारी को क्यों मारा, तो इन्होंने बताया कि एक दिन 2021 की बात है, उस समय शालिनी तिवारी का एक दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। इन्होंने मदद के लिए पुलिस को कॉल किया, वो नंबर मेरे पास, मैं उस मदद में आया था। जब पुलिस को कॉल किया, इनका नंबर मेरे पास पहुंच गया, हमारी और इनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बातें इतनी बड़ी कि हम और ये शालिनी तिवारी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे के नज़दीक आए। हम कई जगहों पर घूमे, कई जगहों पर घूमे, हमें कई जगहों पर मिलना जुलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे प्यार पनपता गया। एक दिन शालिनी तिवारी ने हमसे कहा कि अब हमारे बीच वो सब कुछ हो रहा है तो हमें क्यों ना एक साथ रहना चाहिए। उसी दिन मैंने शालिनी तिवारी के लिए एक कमरा लिया रेंट पर, किराए पर, और इनको वहाँ रख दिया। लेकिन मैं इनके साथ नहीं रह सकता था,
क्योंकि मेरी पहले से शादी हो चुकी थी, बीवी बच्चे थे। कुछ दिन निकलने के बाद शालिनी तिवारी ने सोचा कि यार हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, अब हमें क्यों ना शादी कर लेनी चाहिए। और जब मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, शालिनी तिवारी इस पर प्रेशर बनाने लगी और मेरे ऊपर पुलिस में जाने लगी, मेरे पर FIR करने की कहने लगी। तो फिर मैंने आकर के और एक प्लान बनाया कि क्यों ना शालिनी तिवारी को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। बस यही सोचते हुए मैंने अपने साथी को कॉल किया और शालिनी तिवारी को इधर कॉल किया और हमने इनको एकांत जगह पे मिलने के लिए बुलाया। वहाँ जब शालिनी तिवारी पूरे तरीके से सज के संवर के अपना अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के और वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ शालिनी तिवारी देखती हैं कि जिस कार में मनोज हेड कांस्टेबल बैठे हैं उस कार में एक शख्स पहले से और मौजूद है। शालिनी तिवारी को कुछ शक होता है और शालिनी तिवारी कार में बैठने से मना कर देती हैं, लेकिन जबरन शालिनी तिवारी को कार में बिठाया जाता है और वहीं एक गमछे से इनका गला घोंटा जाता है। गला घोंट करके इनको ले जाया जाता है बाई रास्ते। जब बाई रास्ते ले जाया जाता है, कई टोल कई नाके पड़ते हैं, सबको पार करते हुए, क्योंकि उस समय हेड कांस्टेबल मनोज कुमार वर्दी में थे, इनको कोई टोकता नहीं रोकता नहीं और ये ले जाते हैं वहाँ पर और इनको वहाँ कुएं में डाल दिया जाता है। इनका वहाँ पर जाकर के जो चेहरा है वो मिटाया जाता है, पत्थर से दौंचा जाता है, दौंच करके वहाँ पर डाल दिया जाता है और मोबाइल को इनके को अयोध्या के लिए स्विच ऑफ करके भेज दिया जाता है। ये सारी घटना मनोज कुमार ने बताई। दोस्तों ये कहानी थी कि बहरहाल हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और उनके साथी सहयोगी दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और उन पर कड़ी कार्रवाई करके उन पर धाराएं लगा करके और उनको जेल भेज दिया है हत्या के मामले में। दोस्तों जो भाई इस मेरे अपना कीमती वक्त निकाल करके मेरे वीडियो को सुनते हैं उनका मैं दिल से सहगुजार हूँ, उनको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बशर्ते आपको सचेत करना है, जागरूक करना है, जिससे आप और आपके परिवार वाले, आपके संबंधी सभी लोग सुरक्षित रहें। बस यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। कुछ भाइयों ने नाम लेने की अपील की थी, उनके नाम हैं रमेश दिल्ली से, मोहित बिहार से, पूनम मध्य प्रदेश से, केशव शर्मा कर्नाटक से और हितेश शर्मा पंजाब से। इन भाइयों का आज जन्मदिन है, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए, मैं चलता हूं। देखते रहिए आप सुधीर कुमार तिवारी वीडियो और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।